जी। हेलो सतीश जी, नमस्कार, नमन। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ ऋतुराज जी। जी और जी, आप आज इंदौर आप थोड़े से कैमरा को शिफ्ट करिए आपकी हाँ, अभी ठीक है। अक्सर मैं थैंक यू। गलती कर लेता हूँ। बताइए, अच्छा है? आप कंफर्टेबल हैं सर? हाँ, मैं तो हमेशा कंफर्टेबल हूँ, एक्टर हूँ, मेरा काम ही है कंफर्टेबल रहना। चलिए शुरुआत करते हैं। जी कैफियत को हम नया आयाम देते हैं आज। जी, बहुत बहुत जैसा कि पूरे शुभकामनाएं। आपकी कैफियत बहुत अच्छे दौर में चले, लोगों को पसंद आए और हम सबको बहुत महत्वपूर्ण सी बातें जानने को मिलेंगी आपके अन्य मेहमानों से और कलाकारों से, और आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू। मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ आपसे इजाजत मांगते हुए जी कि हिंदुस्तान में 4 ऋतु होती हैं जी और जिसमें एक ऋतु जो है ग्रीष्म होती है जी और वो ऋतु हमें तपा देती है। और राजस्थान के अंदर जब इंसान तप जाता है और वो निकलता है दिल्ली होते हुए मुंबई, अच्छा और मुंबई पहुंचकर वो शख्सियत, वो इंसान, वो व्यक्तित्व जी सपने बोता है मुंबई जाके, और वो सपने बड़े होकर अपना बेहतरीन मुकाम हासिल करते हैं। जी बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपसे चाहूंगा जी कि देखिए, आपने देखा होगा कि किसान जब धान को बोता है तो उस धान की पौध को बड़ा करने के लिए उस धान की पौध को उठा के कहीं और बोता है, हाँ और वो धान की फसल दूसरी जगह जाकर अपना मुकाम हासिल करती है। जी, अक्सर ये और ऐसे ही जी जी, बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं सिर्फ ये लाइन ऐसा ही हाँ एक इंसान, एक फनकार हमारे बीच में, पूरे हिंदुस्तान में, जिसने अपना नाम रोशन किया, उसका नाम है ऋतुराज के सिंह। हमारे बीच में ऋतुराज जी आ चुके हैं। थैंक यू। आपका स्वागत है सर। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो, आप जिस तरह विवरण करते हो, मतलब मुस्कुराहट आ ही जाती है चेहरे पर। हालांकि इसके बारे में कह रहे हैं, मुझे और भी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड हाय एवरीबॉडी, नहीं, सब कैफियत का लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। आपको चाहने देखिए सतीश पांडे जी से क्या क्या बातें हैं। आइए आइए, महफिल में आइए, मेरे को सजाइए। सबसे पहले पूरा इंदौर, पूरा हिंदुस्तान, पूरा मध्य प्रदेश दे रहा है, आपको नमस्कार कर रहा है, जी बहुत धन्यवाद, बहुत और आप धन्यवाद। सबके दिलों में रहते हैं। यही तो कलाकार होने की सिर्फ इतना खासियत आपसे है। पूछना चाहूंगा। जी 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 जी, सबसे पहले मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगा कि आपके घर में जैसे जिस तरह का माहौल था, आपके पिताश्री आर्मी में ऑफिसर थे, जी लेकिन आपने ये अभिनय का क्षेत्र क्यों चुना? आ, ऐसा है कि काफी में मुझे ये सीख मिली थी किसी से कि जिंदगी में 3 चीजें याद रख। एक ये कि किसी और का बुरा ना करना। दूसरा, अच्छा। हाँ, दूसरा, जहां तक हो सके दूसरों की मदद करना। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, अपने दिल की सुनना। तो मैं 12 साल की उम्र में अमेरिका से हिंदुस्तान वापस लौटा। हालांकि मेरी पैदाइश ही यहीं हिंदुस्तान की है और मैं भारतवासी हूँ, और बहुत गर्व से कहता हूँ कि मेरा भारत महान। लेकिन जब मैं लौटा 12 साल की उम्र में, पता नहीं अचानक मुझे ये ख्याल आने लग गए कि मैं एक्टिंग कर लेता हूँ। तो एक क्या बात है। अब उम्र कम थी, लेकिन
मेरा दिलो दिमाग जो है काफ़ी डेवलप हो गया था। ऐसा मुझे कई बार बताया गया है टीचर से और मेरी माँ से, जो कि मेरी सबसे बड़ा दुआ है। तो बस 12 साल की उम्र में मैं सुषमा सेठ जी के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गया और तब से एक्टिंग कर रहा हूँ। और पिताजी ने बहुत मना किया। उन्होंने मुझे घर का दरवाज़ा दिखा दिया कि देखो भाई, अभी तो अंदर से देख रहे हो, हैं, अगर चाहो तो बाहर से भी देख सकते हो। तो मैंने क्या बात। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया हूँ, फौज में तो मुझे जाना नहीं है और बिजनेस मुझे करना नहीं है, तो मैं फिर दरवाज़ा बाहर से ही देख लूँगा। तो जिद पकड़ ली मैंने, और बस उसके बाद डेस्टिनी, और अच्छा चल रहा है सफ़र। सर मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूँ। जी। कहते हैं कि तोल मोल के बोल, जी हाँ, तोल मोल के बोल। हाँ, तोल मोल के बोल। सर क्यों ना आज दिल खोल के बोले सर, अरे दिल खोल के जिससे कि बने, जी, जिससे बनेगी अपनी बात सर। क्या बात। तो जैसा कि आपकी शुरुआत तोल मोल के बोल और बनेगी अपनी बात जी से शुरू हुआ वो सिलसिला, तो मैं ये कहूंगा कि सर जैसे पहली बार आप स्टूडियो पहुंचे, हाँ कैमरा आया, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आपके साथ में थे, कलाकार फनकार आपके सामने थे, जी। वो पल कैसे आपने उस समय फील किया जब आप निकले और जब आपने इंटर लिया? जी, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे मौके शुरुआत में मिले और लोगों ने मेरा हुनर देखा, मेरा टैलेंट पहचाना। और काम के विषय में जैसे लोग बात करते हैं कि स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, मैं मुझे इतनी स्ट्रगलिंग करनी नहीं पड़ी। हालांकि थोड़ी मुश्किल समय तो था, क्योंकि नया था और सीखने का वक्त था कि कैसे किस तरीके से अपने आप को रखना है और किस तरीके से काम करना है। लेकिन जो थिएटर मैंने किया था बचपन से, मतलब यंग एज से, और फिर मैं बैरी जॉन के साथ था जो मेरे गुरु हैं थिएटर एक्शन ग्रुप में, वहाँ 12 साल था। तो उसकी वजह से मतलब मैंने काफ़ी कुछ मतलब सीख लिया था। कहते हैं ना कि फाउंडेशन जो है वो सॉलिड होनी चाहिए। तो बैरी का आशीर्वाद और उनकी ट्रेनिंग, तो जब मैंने थिएटर करते करते मुझे कुछ अंग्रेज़ी की फिल्में मिली करने के लिए, और मुझे यकीन हो गया था कि कैमरा से भी मुझे प्यार है, मोहब्बत है, और बेइंतहा मोहब्बत है। तो बस जब बॉम्बे शहर ने, जो कि अब मेरा प्यारा मुंबई शहर है, ने मुझे बुलाया, मैं आ गया। हालांकि मैं कभी उस किस्म का नहीं था कि मैं सेल्फ कॉन्शियस हूँ, कि देखूं कि बड़े बड़े कलाकार, जैसे आपने जिक्र किया, कैमरा लग रहा है, स्टूडियो में पहुंच रहा हूँ। मेरे लिए हमेशा ये सारी जो बातें हैं, ये जुड़ के इस तरह आई। खुशकिस्मती है मेरी, भगवान की दुआ है, खुदा की मेहरबानी है कि मेरे लिए ये सारी चीज़ें जो है अपने आप एक साथ जुड़ती रहीं। मुझे ज़्यादा हाथ फैला के खींचना नहीं पड़ा, जैसे थोड़ा इधर थोड़ा उधर, लेकिन उतने में ये वाकई में बन गई मेरी बात। थोड़ा और खोलता हूँ आपको सर। जी। मैं ये कहूँगा कि जब आपने बैरी जॉन, जो आपके गुरु हैं, जहाँ से जी आपने एक्टिंग सीखी है, जी जी। तो सोचिए कि आप कैमरे के सामने हैं हाँ और आपसे छोटी उम्र का कलाकार हाँ। आपका श्रोता बना है। ओ। मैं बात कर रहा हूँ इरफान खान की। अरे वाह। आज इरफान खान हमारे बीच में नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे दिल में तो है, लेकिन और हमेशा जी, रहेंगे। और ऋतुराज को सिर्फ फनकार के रूप में पहचाना जाता है, जैसे मैं समझता हूँ। जी लेकिन आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इरफान खान जी के लिए जो लिखा है जी। आर्टिकल, उसका जिक्र कुछ करेंगे आप?
जी ज़रूर। वो एक्चुअली इरफान जी एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के कलाकार थे और मैंने वो इंटरव्यू में वही कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इरफान खान के साथ काम कर चुके हैं, अभी उनका देहांत हो गया है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने कई प्रश्न किए। तो मैं तो इससे मतलब बिल्कुल सहमत हूँ कि इरफान खान लाखों में करोड़ एक था। बहुत ही बहुत ही बहुत ही कमाल का एक्टर और बहुत ही बढ़िया इंसान। जब आया तो सबसे पहले बनेगी अपनी बात, सीरियल की जब शूटिंग कर रहा था तो इरफान खान मेरे फादर बने थे, मेरे पिताश्री। और शूटिंग के दौरान मुझे पता लगा कि इरफान खान जी जो हैं वो मुझसे 2 सवा 2 साल छोटे हैं उम्र में। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है भाई। और बात ऐसी कुछ हुई कि मैं 28 साल का था और 17 साल का विक्रम शर्मा बन गया था बनेगी अपनी बात में। और जी जी इरफान जी खान साहब विकी 26 विकी विकी 26 विकी हाँ, और वो 35 के कुमार साहब बन गए थे हमारे पापा। जी और बहुत लोगों ने ये इस बारे में बात की है जिनको पता ही है कि वो महसूस नहीं होने दिया। दो कलाकारों ने इस तरीके से वो तरीके से एक दूसरे के साथ वो रिश्ता बनाया कैमरा के लिए, ऑडियंस के लिए। वो उससे जो है वो किसी से इस तलक शिकायत नहीं मिली, सबने प्रशंसा ही की। और मैं इसका 95% क्रेडिट इरफान खान को देता हूँ और 5% मैं ले लेता हूँ, क्योंकि इरफान जी की क्या बात है। जी क्योंकि उनकी खासियत ये थी कि वो अपने जो भी को एक्टर हो, चाहे वो एक सीन के लिए आया हो, वो उनके साथ जब इंटरैक्ट करते थे तो वो उनको बहुत कुछ देते थे सीन में। वो एक बहुत ही मतलब बहुत सारे एक्टर्स सेल्फिश होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई मैं इस सीन में छा जाऊं, लेकिन इरफान जी में ऐसा ऐसी कोई खोट नहीं थी। वो हमेशा चाहते थे कि आप अच्छा करो, आप छा जाओ। और इतना मतलब इतना अच्छा मौका किसी नए कलाकार को मिलना और फिर वो 6 साल हमने साथ में गुजारे, तो सच में मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। सर मैं यही कहूंगा कि बनेगी अपनी बात। जी जिस तरह से आप अब खुल के सामने आए हैं और मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक का प्यार कितना मिल रहा है आपको। जी, बहुत सारे और लोग आ रहे हैं, बात पूरे कर रहे हैं पूरे और अच्छी-अच्छी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बातें जी जी सुनने के लिए उत्सुक हूँ। और मुझे याद है आ, एक और आया था तो आपसे मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप बताइए, मुझे पूछिए, कहिए। मैं आज इस कैफियत से थोड़ा सा आपको चेंज कर रहा हूँ। ज़रूर। आपके जो सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति सुबह पट्टी बांधता है, हाँ, व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनता है, हाँ, आई संजय। निकल पड़ता है जिम के लिए, जॉगिंग के लिए। हाँ, हाँ। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताऊं कि वो व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है, हुँ, जबकि राजस्थान में कहा जाता है कि जिम में ना जाकर जिम में जाना चाहिए। हाँ, वहां कहा जाता है कि आप जो है जिम में मत जाइए, जिम में जाइए, पहले क्योंकि जीम लो। आपके जी। और दूसरा कि राजस्थान के अगर किसी भी व्यक्ति में जो वहां का रहने वाला है या बिलोंग करता है, तो उस पे अगर ब्लड वो परीक्षण किया जाता है तो उसके खून में हमेशा घी पॉजिटिव पाया जाता है। जी, मैं भी बी पॉजिटिव। लेकिन जी लेकिन मेरे सामने जो इतना बड़ा फनकार बैठा है, वो सुबह उठकर जब तक जिम ना जाए, जब तक दौड़ता नहीं है, तब तक उसकी शुरुआत नहीं होती दिन की। तो ये क्यों? जी देखिए, कम उम्र में तो इतना वो मतलब कभी इतना सोचना नहीं पड़ता था, अपने आप ही मतलब
मैं भी खिलाड़ी था, वैसा खिलाड़ी नहीं फिल्मी दुनिया का, लेकिन फुटबॉल खेलता था और बास्केटबॉल खेलता था, स्विमिंग करता था, टेनिस खेलता था, स्क्वॉश खेलता था। मुझे बड़ा शौक था और ऑटोमेटिकली आपकी सेहत अच्छी रहती है गेम्स खेलने से। बाद में जाके जब जिम का सिलसिला शुरू हुआ, ज़मीन कम होती गई, आबादी ज़्यादा बढ़ गई, तो लोगों को मैदान नहीं मिले। तो आज भी मैं इस ख़यालात का हूँ कि खुले में अगर आप पार्क में, और मैं अगेन बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे एरिया में वर्सोवा मुंबई में जहाँ रहता हूँ बहुत अच्छे पार्क्स हैं जो कि हमारी सरकार ने और हमारे सिटीजन्स ने बनाए हैं। मैं भी उसमें शामिल हुआ हूँ। खूब मेहनत की हमने, लेकिन वो ज़्यादा आपकी तंदुरुस्ती, आपकी सेहत वो तो बनी जाएगी जिम में, लेकिन बाहर जब आप खुले आम नेचर में आप भागेंगे, पैदल चलेंगे, सांसें लेंगे, तो आप अपनी धरती से जुड़े हुए रहेंगे और आपका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहेगा अच्छा। तो उसी से सब कुछ शुरू होता है, ये मेरा ख्याल है। आपकी सेहत कितनी भी अच्छी हो, अगर मन दुखी है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, एक ही बात कहूंगा मैं ऋतुराज जी की, जिस तरह से अभी आपने कहा मन दुखी जी, ये ऐसा पॉइंट है, मैं आपको थोड़ा सा आप दिल के करीब ला रहा हूँ। और अपने कहते हैं, एक बहुत प्यारा शेर है जी फरमाइए। और आपको दे रहा हूँ कि भरे घर में तेरी आहट मिलती नहीं अम्मा, भरे घर में तेरी आहट मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट मिलती नहीं अम्मा, भरे घर में तेरी आहट मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट मिलती नहीं अम्मा, मैं तन पे लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट मिलती नहीं अम्मा। सर, याद कीजिए वो वक्त बहुत जब आप इंदौर आए थे। बहुत प्यारा शेर है, आप लिखते बहुत खूब है। जब आप इंदौर आए थे जी, तो मैं रूबरू आपके था और आप उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि थे जी, और बेहतरीन शो था वो। जी बहुत अच्छा था। और आप और मतलब क्रेडिट गोज टू यू, आपने बहुत बहुत ब्यूटीफुली हैंडल किया था और हमें तो बड़ा अच्छा लगा। दूसरी बात जो सर मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने पूरे शो में देखा था कि आप जितने भी वहां पर कलाकार थे, जितने भी जी मॉडल्स थे, उनको जी जी पास जा जाके उनको सेल्फी दे रहे थे। आप जैसा आज हिंदुस्तान का जाने माना फनकार कलाकार इतना सरल, इतना जमीनी हो, तो उसको सबसे पहले नमन करता हूं मैं। और उससे पहले उस माँ को नमन करता हूं जिसने इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बेटा दिया है, जिसका दिल इतना प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाकई में और ऋतुराज जी, जी अब मैं आपके दिल के और करीब आता हूँ। जी जैसा कि मैंने देखा है, मुझे पता है कि आप के घर पर एक पेड़ है जी जो आपने सजा के रखा है अपने दिल के ऊपर, अच्छा अच्छा यानी पसंद। बहुत पवित्र जगह पर। जी जी और जब भी आप परेशान कभी होते हैं तो उस पेड़ के पास जाते हैं जी और वो पेड़ माँ की तरह आपका साथ देता है। जी और कभी कभी वो पेड़ लगता है आपको जो कि मुरझा गया है आपके साथ, और फिर वो पत्तों के रूप में आपको आशीर्वाद देता है। तो वो पेड़ का जिक्र कुछ करेंगे आप अपने इस रूबरू में, इस जी गुफ्तगू में? जरूर। जी मेरे पास काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं। मैं फ्लैट्स में रहता हूँ, अपार्टमेंट्स में रहता हूँ, तो खिड़कियों में हमने लगा रखे हैं। नीचे हमारी बिल्डिंग में भी कई सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, उनकी भी मैं काफ़ी देखभाल करता हूँ। मुझे इसका गार्डनिंग का शौक है और मेरी माँ को भी था। तो
जैसे आपने पहले जिक्र किया फादर आर्मी में थे, तो कई एक जगह पोस्टिंग्स थी, हमेशा उनके पास एक गार्डन होता था और वो बड़ा मतलब मानती थी। और उनके यहाँ से एक पौधा मुझे मिला। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे वो मिला उनके स्वर्ग जाने से पहले। ये बहुत ही यूनिक किस्म का मतलब पौधा है। ये एक्चुअली एक सेंट्रल अमेरिका का है। सेंट्रल अमेरिका में एक वीड होता है जो जंगली उगता है और इसका नाम भी मैं ठीक से पता नहीं बोल पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन इसका काफी लंबा नाम है ऑक्सिलिस लाटीफोलिया कुंट। ऑक्सिलिस लाटीफोलिया कुंट, तो ये इसका उनकी भाषा में नाम है। और ये एक जंगली उगता है और ये इसमें दो किस्म के होते हैं, एक छोटे पत्तों के होते हैं, एक बड़े पत्तों के। तो ये ब्रॉड लीफ वाला है जिसको मतलब एक गमले में डाला हुआ है। जो मेरी माँ को मिला था वो उन्होंने बहुत मतलब देश विदेश बहुत सफ़र किए, बहुत घूमे और उनके पास हमेशा ये रहता था। और मैंने कहा कि भाई ये मुझे दे दीजिए, और उन्होंने बोला ये क्यों चाहिए तुझे? मैंने बोला इसमें कुछ बात है, मुझे ये दे दीजिए। तो मैं वो बॉम्बे ले आया और वो मेरे कमरे में है। अभी तो शाम का वक्त है, तो मैं कभी दिन में आपसे गुफ्तगू करूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि शाम को हमारे परिवार में हम पौधों को छेड़ते नहीं है, उनके सोने का वक्त होता है। पर उसकी तस्वीर, हाँ, पर उसकी तस्वीर मैं आपको भेजूंगा। तो जरूर मैं वायरल करूंगा उसे। जी जरूर। हम तो वायरल मतलब इंटरनेट पे वायरल करिए और कुछ वायरल मत करिए। नहीं, मैं उस पेड़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा ऋतुराज जी, आपके पीछे मैं देख रहा हूँ बैकग्राउंड में फोटोग्राफ्स हैं आपके परिवार के। जी, और आपकी बेटी, एक बेटा। जी, मेरी एक बेटी है जहान और मेरा बेटा है अधिराज। तो एक शेर उस बेटी को मेरी ओर से मैं पेश कर रहा हूँ। हाँ। न जाने कितनी परियों ने अर्जियां दी थी, न जाने कितनी परियों ने अर्जियां दी थी, तब कहीं जाके खुदा ने ऐसी बेटियां दी। अरे वाह, क्या तो मैं कह रहा था, आपने जिस तरह से अपने घर में अपनी बेटी के लिए एक पवित्र स्थान बताया है कि वो बेटी को कहा है कि ये बेटी यहाँ पर बैठी जी, और उसको आप इंतना प्यार करते हैं। आपके घर की एक रौनक है। तो उस भाई बहन के लिए एक शेर बोलते हुए आपसे वो बात पूछना चाहूंगा कि हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। अरे वाह, बहुत प्यारा। देखिए काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इरशाद और नमन पांडे कह रहे हैं आपको, और बहुत सारे लोग हाँ, बहुत बढ़िया जी। तो अच्छा है आप सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा शेर है, और खास तौर से मेरी बेटी और मेरे बेटे, मतलब सभी के बच्चे तो प्यारे होते ही हैं, लेकिन मैं बहुत इस बात से खुश हूँ कि इन दोनों में बहुत कमाल का प्यार है। मेरी बेटी यहाँ नहीं रहती, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहती है, न्यूयॉर्क में। वहाँ पर वो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करती है। और हाँ, और उनका नाम भी बहुत ही अच्छा है। मैंने ही रखा था जहान, और वो वाकई में मेरी जहान है। और अधिराज तो उसके और मेरी बेटी के बीच में मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये आपको, इससे आपको पता लगेगा कि इन दोनों का, ये देखिए इन दोनों का रिश्ता कैसा है। ये एक फोटो अरे वाह, ये है इनका आपसी का संबंध। और अच्छा, अरे वाह। और इसी चीज से मैं इतना खुश हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद जो है, मैंने अपनी बेटी जहान को, मेरे बेटे को बताया
मैंने एक बात कुछ ऐसी हुई थी जहाँ पर एक पंडित जी थे, पुरोहित जी थे, और उन्होंने कुछ जन्म कुंडली के बारे में जिक्र किया और कहा कि मैं जी आपकी जन्म कुंडली पढ़ना चाहता हूँ। तब तक मैं जी काफ़ी मतलब लोगों की नज़रों में आ गया था, और एक हिसाब से कहा जाए तो मैं काफ़ी मशहूर एक्टर बन गया था। तो मैंने कहा कि देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जन्मपत्री में जो कुछ भी लिखा है वो ज़रूर होगा, तो इसमें बताने की क्या बात है? तो वो आश्चर्यजनक थे। उन्होंने बोला, देखिए, ऐसे तो कोई हमें कभी जवाब देता नहीं है। मैंने बोला, देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कम उम्र में ये बात ठान ली थी कि मैं एक्टर बनूँगा, और मैं बन गया। मैंने ये अपने आप से कहा था कि मैं मुंबई जाऊँगा, बॉम्बे जाऊँगा 93 में, और मैं आ गया। तो जो मेरी जन्म कुंडली में लिखा है वो मेरे अंदर भी लिखा है, तो मुझे उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो उस सोच विचार का हूँ मैं। तो मैंने अपनी बेटी और बेटे को, जैसे मैं कह रहा था, अभी थोड़ा बहक गया, पर ये सब आपकी मेहरबानी है सतीश जी, क्योंकि आप बातों से लगा देते हो कि एक कलाकार भूल जाता है आपकी बातों में, बिल्कुल ही घुस जाता है। तो मैंने इन लोगों को, इन्होंने बोला कि आपका आगे का मतलब मकसद क्या है? तो मैंने उस पुरोहित जी को जो बोला था वही मैंने अपने बच्चों को बताया कि मेरा मकसद पूरा हो गया। जी इस धर का पूरा खेल था, और ये मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आई एम आई एम फ्री, आई एम ब्लेस्ड। आई हैव नो, मेरी और कोई इच्छाएं हैं ही नहीं। मैं ऑलरेडी पे हूँ, इंसान के रूप में हूँ, लेकिन एक किस्म से मुझे एक मोक्ष मिल गया। तो ये है। और ये देखिए, ये एक और सुंदर तस्वीर थी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और इसमें क्या है, ये परिवार है, मेरी पत्नी है, चारों, एक और इसमें सर, ये 135 करोड़ लोगों का आशीर्वाद, अरे शुभकामनाएं इनके साथ है। वाह, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। इस फोटो जो है, शुभकामनाएं। जी जब बहुत छोटे थे तो ये ली गई थी, ये फोटो। मेनोपॉज से रिलेटेड है, उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि यूं कहते हुए कि औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हाँ हाँ हाँ, वाह। तो इस जो ये फिल्म है आपकी, इसमें पल्लवी जोशी जी आपके साथ में है, जी बिल्कुल, और मैं उनके साथ में हूँ। जी जी मेरी जी जी स्टोरी जी तो उनकी है, जी एक जी जी औरत की स्टोरी है। मैं उनके पति का। जी जी कहिए। उसमें उसमें सर, आपको थैंक यू। पूरे पूरे दुनिया में आपको ख्याति मिली है, जी और उसमें आपको शायद, मैं जहां तक मुझे मालूम है, आपको 5 या 6 अवार्ड मिले हैं। जी, अवार्ड्स तो उस फिल्म को काफी सारे मिले हैं, जी डायरेक्टर को भी और प्रोड्यूसर को भी, और फिल्म को एज सच जी फिल्म बहुत जी अच्छी तरह एक्सेप्ट हुई है। जी जी और जी जी मुझे भी एक बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है राजस्थान अच्छा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, इसी फिल्म के बहुत बहुत लिए। शुभकामनाएं सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। ये एक्चुअली यहीं पर है, ये जी मैं अपना, चाहूंगा वो अवार्ड आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये जरूर, ये क्या है कहीं, ये देखिए, ये अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपको राजस्थान। सर दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये उस फिल्म का पोस्टर है। ये देखें अरे आप, वाह, पल्लवी, क्योंकि बहुत ही कमाल जी की कलाकार है। जी ये जी 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 मैं, और ये जो फिल्म है पेनफुल प्राइड, ये जी। बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छा मैसेज है। और अच्छा, मैं इससे जुड़ा हुआ, मैं बहुत खुश था कि मुझे ये मौका मिला। इसमें एक औरत जब 40-45 की होती है, उसे मेनोपॉज होता है, उसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, जानकारी नहीं है। और इस फिल्म के ज़रिए वो जानकारी है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है, स्टोरी फॉर्म में है, लेकिन इससे आपको पता लगता है कि एक औरत पे क्या बीतती है,
आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, अगर वो उस उम्र में है और यू नो शी इज़ गोइंग थ्रू मेनोपॉज़, तो आपको उस विषय में यू हैव टू बी सेंसिटिव टू हर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट उनमें कुछ है उनकी बॉडी में, जिससे उनकी माइंड में भी चेंजेस हो रहे हैं एंड यू हैव जी टू बी देयर एज अ सपोर्ट। तो ये लोगों के मतलब कुछ लोगों के जहन में है, काफ़ी लोग इसमें मतलब इस जानकारी को नहीं जानते हैं, तो इस फिल्म का ये मकसद है और ये बहुत ही अच्छा है कि ये फिल्म इतनी लोगों को अच्छी लगी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मिला। Actually, कुछ किस्मत की बात है कि बहुत सारे ऐसे रोल्स मेरे को करने को मिले हैं जिनमें मैसेज है। एक इसके अच्छा अलावा एक फिल्म है, शॉर्ट फिल्म फिर से, उसमें कास्ट सिस्टम के ऊपर है कि कास्ट अच्छा सिस्टम नहीं होता। और उसको भी काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले। उसके लिए भी मुझे एक अवार्ड मिला। और इसके पहले एक ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें मैंने एक पुरू मामा का रोल किया। नेगेटिव रोल था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उस रोल से ये मतलब लोगों को सीख मिली कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है अगर घर में या वर्क प्लेस में, तो उसे आप सहन मत करो, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाओ। तो ऐसे काफ़ी सारे रोल्स मुझे करने को मिले जो कि मतलब रखते हैं और लोगों को कुछ जानकारी दे रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी कला के माध्यम से मुझे ये लोगों को जानकारी देने का मौका मिल रहा है एंड इट्स गुड। ऋतुराज जी, मैंने सबके लिए शेर बोला अभी तक। कैमरा एंगल ठीक करो, कोई कह रहा है कैमरा एंगल ठीक करो। अब आपका तो देखिए, ठीक लग रहा है, मेरा भी ठीक लग रहा है यार। हाँ आप तो आपका हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, कैमरा मेरा एंगल थोड़ा ठीक है सा। भाई। कौन है ये? पढ़ा ही नहीं जा रहा कहा। अरे वाह क्या बात है। हाँ जी, तो फरमाइए। ऋतुराज जी, मैं बताऊं आपको कि आपके मैंने अभी तक एक भी शेर आपके लिए नहीं पढ़ा। अरे पर आपने इतने आपकी प्यारे आपकी इतनी प्यारी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो मुस्कुराहट है, और आपका जो मैंने देखा है, आंखें बोलती हैं आपकी, जो मैंने देखा है। कहते हैं फायर भी है उसके अंदर मुस्कुराहट भी है, उसके अंदर महक भी है। तो एक बेहतरीन सा शेर आपके लिए बोल रहा हूं मैं कि सुख चैन की ठंडी छांव तले, सुख चैन की ठंडी छांव तले, मुश्किल है यार बसर मेरा, मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, नैनों में महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा। ये आपके लिए है सर। कल आंखें धुआं हो जाएंगी, कल आंखें धुआं हो जाएंगी जब देखेंगी जौहर मेरा। ये आपके लिए है कि आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आगे जो आपका प्लान है, जो जब हमारा ये जो लॉकडाउन खुलेगा और हम दोबारा से जी एक बार अपनी जिंदगी जिएंगे, तो कुछ जी बताएंगे कि आपका अगला पड़ाव क्या है। जी मैं अभी उस दौर से गुजर रहा हूँ जहाँ पर मैं वेब सीरीज़ की बहुत सारी स्टोरीज़, और जैसे हमने अभी इस बारे में बात की, शॉर्ट फिल्म्स कर रहा हूँ और फीचर फिल्म्स कर रहा हूँ। और टेलीविज़न से मैं थोड़ा मैंने ब्रेक ले लिया है और थिएटर से जो मैं जुड़ा हुआ था उससे भी थोड़ा ब्रेक ले लिया है। अभी काफ़ी सारे मेरी वेब स्टोरीज़ जो है वो ऑन टेलीकास्ट हैं। MX प्लेयर पर है, Z5 ओरिजिनल्स में एक आध हैं, दो हैं। ये एक काफ़ी सारे मतलब ऑलरेडी लोगों को दिख रहे हैं, जैसे अभय है Z5 पे, नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड है अपना Z5 पे, और MX प्लेयर पे हे प्रभु है। अभी हम प्लान कर रहे हैं हे प्रभु का दूसरा सीजन MX पे हम प्लान कर रहे हैं। काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, और वेब सीरीज से जुड़ने का ये मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। और इसी की वजह से मैं थिएटर छोड़ पाया हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अच्छे स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं, अच्छा काम करने को मिल रहा है। और कुछ हैं कई एक हमने शूट किए हैं जो लॉकडाउन की वजह से हम दिखा नहीं पा रहे, लेकिन क्योंकि उनकी कंप्लीशन तो हो गई, लेकिन अभी थोड़ी एडिटिंग वगैरह बाकी। तो एक नेटफ्लिक्स पे आएगा बॉम्बे बेगम्स, इंटरेस्टिंग है। और एक अमेज़न पर आएगा
अमेज़न पे बंदिश बैंडिट्स। और जैसे कि आप जानते हैं और मेरे फैंस जानते हैं, मैंने फ़िल्मों में एक कदम रखा है बद्रीनाथ की दुल्हनिया से। तो फिर मुझे ये मतलब समझ में आ गई बात कि टेलीविज़न में मैं ज़्यादा फँसा हुआ हूँ, तो मैं थोड़ी देर ब्रेक ले लूँ और फ़िल्में करूँ। तो मैं कुछ फ़िल्में कर रहा हूँ। मैंने एक फ़िल्म कंप्लीट की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग घोस्ट स्टोरी है। वो हमने हिमाचल में शूट की। अभी उसका शीर्षक, उसका टाइटल अभी तय नहीं हुआ, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सोचिए, उसमें एक भूत है जिसके पीछे मैं लगा हुआ हूँ। अच्छा, तो भूत के हाँ, पीछे। हाँ, मैं मतलब कोई तांत्रिक टाइप नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ है और ज्ञान है भूतों के बारे में। तो मैं मतलब उसका पर्दाफाश करने में लगा हुआ हूँ और वो हमने कंप्लीट कर ली है। वो आएगी ऊपर वाले की कृपा से इंशाल्लाह। और एक फ़िल्म मैंने साइन की है जिसमें एक बहुत ही प्यारे कलाकार हैं जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, शाहिद कपूर। तो शाहिद कपूर जी, की एक जी, फ़िल्म जी। है जर्सी, तो उसमें भी अच्छा। मैं एक रोल कर रहा हूँ। हाँ, वो हम शूटिंग कर ही रहे थे चंडीगढ़ में, लेकिन फिर ये लॉकडाउन हो गया। तो ये है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये सब कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचें और आपको अच्छी लगें। जैसे कि लोगों ने क्रिमिनल जस्टिस पसंद किया है, ये पेनफुल प्राइड पसंद किया है, और आई होप बंदिश बैंडिट्स और बॉम्बे बेगम्स पसंद आए, और ये जर्सी पसंद आए, और वो भूत वाली कहानी पसंद आए। तो हम मिलते ऋतुराज रहेंगे। जी, ऋतुराज जी, मैं आपसे 2 मिनट और चाहूँगा, क्योंकि मेरे प्लीज़, मैं तो आप ही ऑडियंस। के लिए हूँ। जी, जी। तो मैं ऋतुराज जी बताऊँ आपको, मैंने देखा है आपको, जी, बनेगी अपनी बात। जी। उसमें टेबल टेनिस, उसमें बॉक्सिंग। अच्छा, याद है आपको? वाह! क्या बात जी, है। जी। कितने और साल उसके पहले की बाद, बात। जी, जी, जी। और उसके बाद वो फनकार, अपने जो कलाकारी के इफ़ेक्ट्स, उसमें कलर्स, मैं सचमुच आज भी वो पल याद करता हूँ। आपका एक साथी है, आप उससे इंटरेक्ट करते हो, कभी आप टीटी के रैकेट से खेलते-खेलते बात करना, अपने पापा इरफान खान के बारे में ज़िक्र करना, अपनी माँ के बारे में ज़िक्र करना, फिर बॉक्सिंग करना, वो किरदार मुझे आज भी लगता है। लेकिन सर, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा कि जी। जो वक़्त था, पहला जब प्राइवेट चैनल में फ़िल्में शुरू हुआ था, आपने किया था, जी, अब आप जी, अचानक 93। जो मुड़े हैं, चेंज हुए हैं, ऐसा क्यों? क्या वो अ, किरदार अब नहीं है? क्या क्या वैसे किरदार चेंज अब क्या नहीं आ हुआ? रहे जैसे आप उस वक़्त किया करते थे? हाँ, इनफैक्ट ये एक खास कारण है कि मैंने टेलीविज़न से ब्रेक लिया है, क्योंकि उस तरीके के किरदार नहीं आ रहे हैं, उस तरीके के सिचुएशंस नहीं आ रहे हैं जिनसे आप मतलब रिलेट कर सकें। थोड़ी देखिए, भूमिकाएँ तो बहुत होती हैं, लेकिन टेलीविज़न का मेरे ख़्याल से सबसे प्यारा दौर वो था, जबकि अलग-अलग किस्म की कहानियाँ आ रही थी, जो देखने वाले थे वो उसमें शामिल हो जाते थे। उनको लगता था, हाँ, ये तो मैं हूँ, अरे ये तो मेरे पापा हैं, ये तो मेरे बड़े चाचा हैं, अरे ये तो मेरी बेटी है। तो वो एक कॉम्बिनेशन था कि स्क्रिप्टें अच्छी थी, कैरेक्टर्स रिलेटेबल थे, और फिर धीरे-धीरे जैसे बढ़ता गया, क्योंकि टेलीविज़न बहुत, बहुत बढ़ गया, और एक एंटरप्राइज़िंग बात है, एक अच्छी बात है कि हालाँकि शायद वो सबसे बड़ा मकसद नहीं था एक ज़माने में। शायद तब मकसद ये था कि हम अच्छी कहानियाँ बनाएँ और लोगों को एंटरटेन करें। लेकिन वो बिज़नेस एस्पेक्ट जो हुआ है, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है बहुत लोगों को, और मुझे उसके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। लेकिन हाँ, कहानियाँ जो हैं वो जुड़-जुड़ के कहीं पर ऐसे लगने लगी हैं जैसे कि हमने सुनी हुई हैं कहानियाँ। उनमें कुछ हमें नया देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये ये मेरे ख़्याल से इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई टेलीविज़न की कि लोगों ने वक़्त देना बंद कर दिया। लोगों ने सोचा कि हम जल्दी से बनाकर दिखा देते हैं। होता है, वेब सीरीज़ में हो रहा है, लोग जो हैं वो अपना ध्यान जो है कहानियों पर डाल रहे हैं। जो एक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन पर डाल रहे हैं।
तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग, ज़्यादा एंटरटेनिंग और मेरे ख्याल से लंबे दौर पे वो ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल होंगी, ज़्यादा लोगों को पसंद होंगी। ऋतुराज जी हमारे साथ रम गए तो अब कुछ पल और चाहूंगा फिर आपसे। जी ऋतुराज जी, मैंने बद्री की दुल्हनिया को देखा है। जी उसमें एक पिता जी, थैंक अपने यू। बेटे से जितना सहज है, हाँ वो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर का ही कोई वो अपना कोई घर का ही पिता है, हमारे घर का ही मेंबर है। उसमें कोई ऐसा बनावटीपन नहीं है। जी लेकिन अभी क्या हुआ है, जैसे एक वक्त था कि जैसे अमिताभ बच्चन की मूवी होती थी कुली, जी इस टाइप की मूवियां एक रियलिटीज में होती थी। लेकिन अब जो जब से ये मॉल खुल गए हैं, तो ये जो मॉल के अंदर जो आज दर्शक हैं, उनकी जो सोच है उसके अनुसार बनाना पड़ता है, मैं कहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी बद्री की दुल्हनिया में जितनी सरलता से आपने अपने किरदार को जिया, ऐसा लग रहा है कि मेरे घर का कोई मेंबर मेरे सामने कोई एक्टिविटीज कर रहा है। आप कहीं पे भी जाते हैं, आप चेयर में बैठते हैं, टेबल के पास ऐसा लगता है कि सहजता से मेरे पास में बैठ रहा है। मैंने ऐसा क्या अनुभव किया उस मूवी में, और बहुत बारीकी से उस फिल्म ये को तो देख। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है एक एक्टर को, और क्या चाहिए। और मैं इसका क्रेडिट जो है मेरे डायरेक्टर शशांक खेतान और मेरे प्रोड्यूसर करण जौहर को देता हूँ, क्योंकि शशांक खेतान इतने टैलेंटेड हैं। उन्होंने खुद ही ये कहानी लिखी और उन्होंने डायरेक्ट की, और बहुत ही मतलब टैलेंटेड हैं। और उन्होंने और करण जौहर ने, धर्मा ने मतलब एक ऐसी फिल्म बनाई जो कि बहुत रिलेटेबल है, और वो चाहते थे कि सारे कैरेक्टर्स रियल हों। और क्योंकि कहानी तो एक प्रेम कहानी थी, और एक ही जन है पूरी कहानी में जो कि इस लव स्टोरी के अगेंस्ट है। वो मुझे करने को मिला अंबरनाथ बंसी, तो उसको जी जी जितना रियल लोगों ने बनाया उतना वो कन्विंसिंग हो गया। नहीं तो ऋतुराज जी, वो जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, सुन रहा हूँ। हाँ, तो ऋतुराज जी देखिए, मैंने आपको रूबरू देखा है और मंच पे देखा है। आप जितने एग्रेसिव हैं, हर समय आपने जो एनर्जी देखी है, मैंने कभी भी आपको ऐसा नहीं देखा कि थके हुए हों। और आज मैं समझता हूं कि आपकी 21 साल की उम्र तो होगी। 21 साल की उम्र में इतनी एनर्जी में देखता हूं आप में, तो देखिए, ये मैं आप बहुत ही अच्छे हैं और बहुत प्यारे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब उतना ही खींचना चाहिए कि मतलब नहीं सर, मैं आगे बोल रहा हूँ। सर, मैंने जब आपको देखा था, सचमुच अगर मैं आपको सिर्फ देखता और आपकी ये जी सफेद दाढ़ी और सफेद बालों को ना देखता, तो सच कह रहा हूं सर, आपको मैं दिल से बोल रहा हूं सर, आप जो आपके एक्टिविटीज, आपका मूवमेंट, आपका जो पकड़ना है, मतलब किसी के दिल को, मतलब वो सब सर 21 साल से ज्यादा लगता भी नहीं। सच कह रहा हूं आपसे, ये मैं एज ए एंकर नहीं, एज ए छोटे भाई की तरह बोल रहा हूं आपसे, बहुत और ये प्यारे, मैंने बहुत फील किया है। और दूसरी बात सर, मैं आपसे एक बात आपके बारे में बोलना चाहता हूं जी कि आपके चेहरे पर ये जो एक दाढ़ी मूछ, ये जो स्टाइल आज बन गया है जी, बन गया ये तो अभी। हाँ जी, तो सर उसको लेके चल रहा हूं मैं कि लोग अपने खुशी के आंसू और अपने गमों के आंसुओं को गालों से होठों तक लाते हैं, हम्म। और आप उन सबको अपनी दाढ़ी और मूछों में छुपा लेते हैं। क्या क्या बात। ये आप राज बता सकते हैं अपनी इस खूबसूरत सी दाढ़ी का, जो कि आपका आज एक पहचान है? जी जी, मैं कई सालों तक क्लीन शेवन था और बाल कलर करता था, और मैं सर ये एक मिनट रोकता हूँ, आपको रोकता हूँ। जी मैं आपके पुराने सीरियल पे जाऊं तो ऐसा हाँ लगता है जैसे शाहरुख खान को अगर देख लो और आपकी आपकी एक्टिंग देख लो, काफी मिलती जुलती है। जी, बहुत लोग ये कहते हैं, और ये एक एक तरीके से सही भी है। हमने साथ में थिएटर में एक्टिंग की थी दिल्ली में, बारी जॉन के साथ थिएटर एक्शन ग्रुप में।
और मैं हालांकि वहाँ बहुत साल था, 12 साल था, जैसे मैंने जिक्र किया था। शाहरुख खान जी भी हमारे पास थे कई एक सालों के लिए, कुछ 3 या 4 साल, और हम लोग साथ करते थे, वर्कशॉप्स करते थे, और इत्तेफाकन हम दोनों की बॉडी जो है वो एक ही साइज की है, हाइट अच्छा, और हाँ आपकी काफी हाइट कितनी है सर? आपकी हाइट कितनी है? 5'9". अच्छा, काफी हमारी बॉडीज जो हैं वो एक जैसी हैं और हमारे बाल एक जैसे हैं, लेकिन अच्छा, हमारे जो फीचर्स हैं, आईज, नोज, कान, लिप्स, ये बिल्कुल अलग हैं। लेकिन क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर एक जैसा है और क्योंकि हम साथ में एक्टिंग करते थे, तो और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अभी भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त अभी भी हैं। तो हम एक दूसरे पे मतलब एक जैसे बन गए। तो काफ़ी एक्टिंग में सिमिलैरिटीज़ हैं, मैनरिज्म में सिमिलैरिटीज़ हैं, और वो भी बहुत एनर्जेटिक हैं। उनकी एनर्जी की चर्चा पूरी दुनिया करती है, और मैं भी एनर्जेटिक हूँ। मेरे भी जान पहचान वाले जो मेरे साथ में काम करता हूँ, वो सब कहते हैं, अरे ऋतु जी, आपकी एनर्जी, आप आते हो तो कमाल हो जाता है, ये बिल्कुल सर। वो हमेशा कहते थे। और इसके पीछे कोई राज तो होगा। अब जी, पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो है। और मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ शाहरुख खान जी का कि वो इतने बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, लेकिन वो फिर भी मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। उन्होंने कभी इस बात को लेकर मुझे ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि मैं किसी तरीके से कमज़ोर हूँ, कि मैं उनकी तरह एक्टिंग करता हूँ। वो तो कई लोगों ने मुझे बताया है अब उनकी ज़ुबानी कि वो कहते हैं कि नहीं भाई, वो मेरी नकल नहीं करता, मैं उसकी तरह एक्टिंग करता हूँ। अब लोग मुझसे कहते हैं कि आप सीनियर थे थिएटर ग्रुप में। हमारे थिएटर ग्रुप में स्कूल या कॉलेज नहीं था, कोई सीनियर जूनियर नहीं था। हाँ, मैं पहले से था, वो बाद में आए। तो असर तो होता है एक दूसरे का, अब परिवार में भी होता है। और परिवार की जहाँ तक बात है, तो उनके साथ मैं बिल्कुल एक बहुत ही करीबी भाई की तरह मेरा रिश्ता था उनके साथ। हम लोग बहुत वक्त साथ में स्पेंड करते थे, और थिएटर के अलावा हम अच्छे दोस्त भी थे। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे वो सिमिलैरिटीज़ हैं। उन्होंने कभी इसको बीच में नहीं आने दिया, और दाद देता हूँ उनको कि अब भी अगर मुझे मिलते हैं तो वो पुराने शाहरुख खान की तरह मिलते हैं, मुझे दोस्त की तरह मिलते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं। वो कभी SRK, आई एम द स्टार, SRK, ऐसा कुछ नहीं करते मेरे साथ। तो अच्छा रिश्ता है, एंड आई होप कि मैं उनके साथ काम कर सकूं। पहले कर चुका हूँ एक दफा। मेरी पहली फिल्म, उसमें शाहरुख खान जी था, बहुत सारे लोग थे, तो बहुत पहले की बात है। मेरे आज तक के इतनी उम्र तक जिस कलाकार को, जिस फनकार को मैंने अपने सबसे ज्यादा दिल से चाहा है और अरे उससे सतीश जी, हमेशा एक मिनट, टाइम आउट, टाइम आउट। आपने वो 21 साल की बात की थी, तो मेरी असली उम्र तो आपने बताई नहीं। मैं 55 साल का हूँ, 55 55 साल साल के का हैं हूँ। आप। लेकिन मेंटली और फिजिकली और इमोशनली, फिजिकली तो हाँ 55 साल का हूँ, बॉडी तो असर लेती है उम्र का, लेकिन जी, मेरी सोच जो है वो 21 साल वाले की है। और मैं सोचता हूँ इसके पीछे एक राज है। मैं बहुत लकी था, बहुत खुशकिस्मत वाला था कि मुझे मेरी किस्मत ने बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ दिखाया। मैं काफ़ी ऐसी चीज़ों से ऐसे दौर से गुजरा कि मेरी मेरी ज़िंदगी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आपने कहा, रो के अपनी दाढ़ी मूंछ में छुपा लो, हो सकता है नमकीन से फ़ायदा हो और ये और रुक जाए। लेकिन मैंने काफ़ी यंग एज में, करीब 17 साल की उम्र में, मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मेरा मकसद है हँसो और हँसाओ, और मैं खुश रहूँगा, और मैं दूसरों को खुशी दूँगा। तो यही, तो 55 साल सर की उम्र में कुछ तो सीखा भाई, कुछ तो सीखा। अरे बड़े सर, भाई बोल बहुत रहे, कुछ बोलो सीखा। ना, हाँ हाँ। भाई, बड़े भाई, आपको एक बात दिल से कह रहा हूँ, हाँ, और ये माँ शारदा के चरणों पे
यूं करते हुए, नमन करते हुए बोल रहा हूँ कि जी मैंने बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकारों के साथ एंकरिंग की है, और जी, आपको ये मुझे बात पता मालूम भी है। है। और आप बहुत बहुत कमाल के एंकर हैं। आप बहुत उसके कमाल के बावजूद भी एंकर उसके बावजूद भी मैं सच कह रहा हूँ आज कि जिस दिन मैंने कैफियत का हैं। शुरुआत सोचा था, और सबसे जी पहले अपने बड़े भाई ऋतुराज को कहा था कि एक कालीन बिछाकर उनको बुलाऊंगा अपने घर पर, और आज सो आप लव। मेरे साथ में हो। मैं आपसे एक बेहतरीन सा डायलॉग जो आपकी जिंदगी में हमेशा आपको तालियां दी जिसने, वो एक डायलॉग मैं चाहूंगा कि आपके दर्शकों को सुना दीजिए। नहीं, कोई मैं डायलॉग तो मैंने बहुत बोले हैं, और रोजमर्रा जिंदगी में मैं डायलॉग भी बहुत बोलता हूँ। मेरे जो पड़ोसी हैं और मेरी फैमिली है, सब कहते हैं अरे यार डायलॉग बोलना बंद कर, डायलॉग देना बंद कर। मैं कहता हूँ मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ यार। तो कोई खास डायलॉग आपको आपके जहन में आपको याद है कुछ? नहीं, आप तो जो आपको पसंद, आपका दिल से जो निकला हुआ था, जो कि दर्शकों ने बहुत सराहा, मैं आपका आपका जी, मेरे बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जिनसे मैं वाकई में बहुत ही प्यार करता हूँ, और मैं अक्सर अपने आप से वो बोलता रहता हूँ, रिपीट करता हूँ। मैं एक ऐसा कलाकार हूँ जो कि जब मैं शूटिंग पे नहीं भी होता हूँ जैसे आजकल, तो मैं फिर भी एक्टिंग करता रहता हूँ। मैं खुद या प्ले उठा के उसका विवरण करता हूँ। इसलिए मैं ही ऑडियंस, मैं ही कलाकार, मैं ही डायरेक्टर, और बहुत खुशी मिलती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अगर डायलॉग आप कहें, तो वो बहुत कम लोगों ने देखा। उसे जीने पर मजबूर कर रही है, तो वो खुद अपना केस कोर्ट में लड़ता है और जीत जाता है। और उसमें एक डायलॉग ऐसा है केन हैरिसन का, और हिंदी में उसको ट्रांसलेट करता हूँ, कि जब उससे पूछा जाता है कि आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि आप और जीना नहीं चाहते, तो वो जवाब में कहता है क्योंकि मैं क्योंकि मैं जो हूँ वो मैं हूँ, और इस मैं में और कोई शामिल नहीं है। क्या बात है, क्या क्या बात है, बात हाँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे है। आप डायलॉग्स हैं, लेकिन सबसे बढ़िया डायलॉग्स तो मुझे वही लगते हैं जिसमें हंसी मजाक हो, थोड़ी टिप्पणी हो, थोड़ा मतलब कुछ उसमें अलग ही मजा आता है। ऋतुराज जी, जैसा कि मैंने आपका करीब करीब 1 सवा घंटा लिया है, अरे लेकिन क्यों, लेकिन आपने मेरा क्या, मैंने आपका घंटा लिया है, सवा घंटा लिया। आप देखिए, ये वक्त है हम दोनों का, ये वक्त है इन सारे प्यारे प्यारे लोगों का जो हमारे साथ जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि जो वक्त अच्छा बीते वही अच्छा है। मतलब काय को हम इस बात को सोचे कि इतना वक्त हमने बिताया, या हम इतने खुशी से, मतलब मालूम ही नहीं पड़ा मुझे कि 1 घंटा लग गया, सवा घंटा, हाँ, मालूम ही नहीं, 8:15 हो गए। तो बहुत अच्छा लगा आज सतीश जी, और आज 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 बताइए। आज मेरे दोस्तों को एक मैसेज दे दीजिए सर, जो आप अरे दिल से देखिए, देना लोग कह रहे हैं कि आपने हमारा दिन बना दिया। वाह, क्या बात। एक गुरदीप तो बार बार मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और आप सब लोग बार बार मैसेज कर रहे थे, मैं बीच में इतना घुस गया था सतीश जी की बातों में कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन मैं बाद में जरूर दूंगा। और बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। और मैं ऋतुराज जी प्रणाम कर रहा है। कोई एक कह रहा है कि मस्त एनर्जी है आपकी, लव यू भाई, आई लव यू टू। आप कह रहे हैं मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ? जी जी, मेरा मैसेज बड़ा सरल है। जो मैं पहले कह चुका था कि खुश रहिए, और उसमें कोई कीमत नहीं लगती। आप अगर खुश रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो शायद आपको दूर से ही महसूस कर रहे हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। और अगर वो खुश नहीं हुए तो वो ज़रूर अपने आप से ये प्रश्न करेंगे कि यार, अगर ये बंदा इतना खुश रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। और अगर आपने ये
इतना मैसेज दे दिया ना, तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्योंकि इस दुनिया में दुख तो सबको होते हैं, लेकिन खुशियाँ जब आप दे सकते हो किसी को ना, तो अंदर से जो आपको खुशी मिल रही है वो तो उसकी दुगनी होती है। तो अपने आप को खुश रखिए और दूसरों को खुश रखिए। ऋतुराज जी, बस आपके चंद लाइनें आपके लिए। मुझे याद है जब मैं मंच पर था और मूव कर रहा था, आप अपनी टेबल से यूं थपथपाते उठे थे और मुझे आपने गले से लगाया था। जी बिल्कुल, मुझे भी वो याद है, बहुत ही गहरा वो था। और वो दिल से क्या है कि जैसे मैंने कहा, मैं जो जिक्र कर रहा कि इंट्यूशन पे जाता हूँ, अपनी दिल की बात सुनता हूँ, और मुझे वो लगा उस वक्त, और मैं कभी हिचकिचाता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि अरे आप इतने बड़े कलाकार हैं, बड़े स्टार हैं, आप ऐसे जाके ऐसे मिल लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, क्योंकि हम लोग साथ में है ना इस धरती पे, कुछ तो होगा, कुछ तो उसका रीजन होगा कि हम लोग साथ में और हम मिले और ये पल हम साथ में गुजार रहे हैं। तो इतने सारे लोग इस दुनिया में, इतने सारे लोग पहले आए, पैदा हुए, मर गए, गुजर गए, इतने बाद में आएंगे, तो हम एक साथ में हैं, इसका कारण है। तो एंजॉय द मोमेंट एंड एंजॉय द कंपनी। सर, मैं अब जो बोल रहा हूँ, शायद कहीं आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश है। आप मेरे दिल में बसे हुए हैं। थैंक यू सर, और थैंक यू। आप सब जो ज्वाइन कर रहे हैं, जी जी। मैं आपको सच बताऊं, पहली मुलाकात जो मेरी लगभग 4 साल पहले आपसे हुई थी और आज आपसे मुलाकात हुई है, नमन पांडे आपके रिश्तेदार हैं, नमन पांडे, वो कह रहे हैं क्या बात है। नमन पांडे मेरा बेटा है। मुझे पता है, इसीलिए तो उसका जिक्र कर रहा हूँ, आपकी बात को बीच में काट के। जी जी जी। हाय नमन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमन, इनके जो पुत्र है, वो मैंने एक ही दफा कलाकार है, मैंने उनको गाते हुए सुना एक ही बार, लेकिन बहुत 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 कमाल के गायक हैं। आई एम श्योर, मेरा आशीर्वाद है कि ही विल डू वेरी वेल। ऋतुराज जी, मैं आपको जो एक फीलिंग है दिल की, वो आपको दे रहा हूँ। आपके फादर, आपकी मदर, आपकी प्रिय माँ हमेशा आपके साथ रहती है घर में, आपके उस पेड़ के रूप में। और उनके लिए शेर बोल के इस कार्यक्रम को मैं समाप्ति की तरफ ले जा रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सच ये है, यूं ही चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, वाह, यूं ही चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। और ये लाइन आपके लिए, शायद आप ही के लिए लिखी गई है, क्योंकि आप पूरे इंटरव्यू में जिस तरह से आपने हम सब परिवार को, पूरा जो परिवार है जिसे आप परिवार मानते हैं, पूरे हिंदुस्तान को इतने प्यार दिया, आपने इतनी सहजता से बात करी और आपने हर बात को इतने दिल से बोला, उसमें ना तो कोई दिखावा था, ना कोई बनावट थी। वो बद्री की दुल्हनिया का पिता ही था जो यहाँ पर सरलता से मेरे साथ था। और मैं आपको पूरे इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान की ओर से असीम शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह हमेशा मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और लॉकडाउन के बाद जब आपकी फिल्म रिलीज हो, वो पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम गाड़े, बहुत ज़्यादा सफल हो। और आपकी जिंदगी में, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि मेरी जो दुआ है अगर वो पूरी हो गई तो आप खजराना आके मेरे साथ प्रसाद चढ़ाएंगे और ये जरूर होगा, हम लोग खजराना चलेंगे। और इसे यही कहते हुए आज का दिन जो कैफियत का था, मेरे सब जय हो ऋतुराज जी, ग्रेट। ओ थैंक यू विनीत। सतीश जी, आपकी आवाज वो पिछले भी आ गए। हाँ, फिर से ब्रेक हो गया। अभी आई थी आवाज। हाँ, मैं आ रहा हूँ।
जी 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 जी। सर। तो मैं हाँ कह आ रहा था गया। कि आप जो हैं हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, सफलता का धन्यवाद। वो मुकाम छुए जो सपने आपकी माँ ने देखे थे, आपके पिताश्री ने देखे थे। थैंक यू। और और यही कहते हुए आपसे कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ। कभी अपने घर पर लॉकडाउन में है, लेकिन उसके बावजूद भी कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, और जन्नत की कुंजी है मेरे हाथों में, अपनी माँ के पैर दबाता रहता हूँ। माँ शारदे का आशीर्वाद आपके पास हमेशा रहे, आप हमेशा खुश रहें। आपको बहुत बहुत सभी मित्रों की ओर से, पूरे फेसबुक की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बहुत फिर बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, मुझे इसमें शामिल करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा मौका था, बहुत अच्छा, मुझे ये अवसर कभी नहीं भूलूंगा। और मैं चाहता हूँ कि कैफियत बहुत बड़े, बहुत लोग आपके साथ मिलें, आपके साथ जुड़ें, और हम सबको एज व्यूअर्स, एज ऑडियंस, हमें भी उनसे मुलाकात करने का मौका दीजिए आप। और आप जुटे रहिए। लॉकडाउन तो सिर्फ एक हमें कुछ सिखाने के लिए आया हुआ है, मतलब कोरोना वायरस सिखाने के लिए आया हुआ है। और लॉकडाउन हमें उस बात वो बात साबित कर रहा है लॉकडाउन, कि हम इंसान जो हैं, हमें जिम्मेदार इंसान बनना चाहिए, तभी जिंदगी जो है वो खिल के हम जी सके। क्या बात है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद सतीश जी। इस बार को मेरा प्यार, सारे फैंस को मेरा प्यार, भारत को, पूरी दुनिया को मेरा प्यार। खुश रहिए, दोस्तों, आप सब खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी एंड बी सेफ। इसका इस्तेमाल करिए, ये हाँ, ये साथ में मिला है किस्मत, इसका इस्तेमाल करिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक ऑल यू, द थैंक बेस्ट यू, सतीश जी, बाय बाय, फिर बाय बाय मुलाकात होगी। सर, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, ये हमारे बीच में हिंदुस्तान के जाने माने फनकार, जाने माने कलाकार ऋतुराज है। कैफियत की महफिल आपके बीच में सजी थी, और बहुत जल्दी आपके बीच में एक ऐसा फनकार होगा जो कि आपके दिलों में बसता है, दिलों में रहता है, द्वारा बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगा। ऋतुराज जी, जो कि मुझे 4 साल पहले एक प्रोग्राम में मिले थे जिसमें मैं एंकर था, और तब से ये प्यार का सिलसिला शुरू हुआ, और आज दिल तक पहुंचा। आप लोगों तक ये बातें पहुंची। सचमुच आपने जो प्यार दिया है उसके लिए मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही प्यार बना के रखिए दोस्तों, आप दिल में रखिए मुझे। आपको हमेशा हमेशा मैं बहुत चाहता हूँ, चाहता रहूँगा। धन्यवाद।